हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 7 भूगोल 6 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो इस चैप्टर में हम स्पेशली पढ़ेंगे बस्तियों के बारे में, परिवहन के साधनों के बारे में और संचार क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि बस्ती क्या होती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्रारंभिक मानव जो था वो भोजन, वस्त्र और आवास उसके लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे मानव ने अपने खाने पीने की चीज़ों पर, अपने रहने के साधनों पर धीरे धीरे चेंजेज लाने शुरू किए और सभी चीज़ों को अपने अनुसार ढालना शुरू किया, अपने अनुकूल उनको बनाया। बस्तियां वो स्थान होते हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्ष और गुफाओं में निवास करते थे और जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, तो उन्हें एक ही जगह पर रहने की आवश्यकता हुई। और जब एक ही जगह पर वो धीरे धीरे रहने लगे तो बस्तियां बनने लगीं। बस्तियां भी दो प्रकार की होती हैं, स्थायी बस्तियां होती हैं और अस्थायी बस्तियां होती हैं। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। अभी जैसे कि आपने सुना होगा हिस्ट्री में, जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर टिग्रिस सभ्यता, नील एवं वांगी नदी सभ्यता, तो ये सभी के सभी नाम नदियों के नाम पर ही क्यों हैं? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे जैसे लोग एक जगह पर बस्ती बनाकर बसने लगे तो उन लोगों ने ऐसी जगह को सर्च किया, ऐसी जगह को ढूंढा जहाँ पर आसानी से उपजाऊ जमीन, अनुकूल जलवायु और जल की उपलब्धता और उपयुक्त भूमि, यानी कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था जहाँ पर ये बस्तियाँ बनाना चाहते थे। और ये सब चीज़ें, ये सब जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो नदियों के किनारे ही आसानी से मिल सकते थे। इसीलिए सिंधु नदी, टिग्रिस, नील और वांगो, इन्हीं सभी नदियों के किनारे धीरे धीरे बस्तियां बनती गईं और जनसंख्या बढ़ती गई और ये सभ्यता का विकास हुआ। बस्तियों के बारे में बात कर रहे थे, स्थायी और अस्थायी। स्थायी बस्तियां जहाँ पर लोग हमेशा रहते हैं और अस्थायी बस्तियां होती हैं जहाँ पर कि लोग मौसम के अनुसार इधर से उधर हो जाते रहते हैं। घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे लोग क्या करते हैं? शिकार के लिए या फिर संग्रहण के लिए या ऋतु प्रवास करते रहते हैं। ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? मौसम के अनुसार इधर से उधर प्रवास करना, यानी कि जाना। यहाँ पर आप पढ़िए, ऋतु प्रवास मीन्स होता है लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो इस तरह से वे अस्थायी बस्तियां बना करके रहते हैं। अभी अगर बात की जाए बस्तियों के बारे में, तो बस्तियां गांव में भी होती हैं और शहरों में भी होती हैं। लेकिन शहरों में जनसंख्या ज़्यादा है, गांव में जनसंख्या कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाँव में कुछ मूलभूत ज़रूरतों के लिए, जैसे कि नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सीय सुविधा, इनकी बहुत ही कमी होती है। और इन्हीं सब चीज़ों की तलाश में अक्सर लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करते रहते हैं। लेकिन गांव से शहर की ओर एक तरफा पलायन होने की वजह से शहर में जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से गंदी बस्तियां और अवैध कब्जे वाली बस्तियां बढ़ने लगी हैं। अगर गांव और शहर के रहन सहन में अंतर देखा जाए तो शहर में सघन बस्ती आपको दिखेगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा घर होंगे और घरों के आसपास जगह बहुत कम होगी। लेकिन अगर गांव की बात करें तो गांव में खुली खुली बस्तियां होंगी। वहाँ पर जो हॉस्पिटल या शिक्षा के साधन कम हैं, लेकिन जो रहने के लिए खुली जगह है वो बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है। अभी गांव और शहर में लोग घर किस तरीके के बनाते हैं? जैसे अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल, वहाँ पर जलवायु बहुत ही विषम तरीके की होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाई जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव हो जाता है वहाँ पर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म या फिर स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। इस चित्र में देखिए, नीचे स्टिल्ट है, ये लकड़ियाँ हैं, उसके ऊपर घर बने हैं क्योंकि यहाँ पर पानी का जमाव हो जाता है नीचे। और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे कि पत्थर, पंख और चिकनी मिट्टी, तृणका, इनका उपयोग किया जाता है घर बनाने में।
जो नगरीय बस्ती होती हैं उनमें बड़ी बड़ी बस्तियां होती हैं, और जो गांव जैसी बस्ती होती हैं, गांव होते हैं, वहां पर छोटी बस्तियां पाई जाती हैं। ये तो बात होगी बस्तियों के बारे में। अभी देखते हैं परिवहन के बारे में। तो परिवहन के साधन में भी धीरे धीरे विकास हुआ है। पुराने समय में ज़्यादातर लोग पैदल चला करते थे, उसके बाद घोड़े, गधे, खच्चर, इनकी सुविधा शुरू हो गई, घोड़ा गाड़ी बनने लगी, और धीरे धीरे आज के समय में हमें मालूम है कि परिवहन का कितना विकास हुआ है। अगर बात करें गधे, खच्चर, बैल और ऊंट, इनका उपयोग हमारे देश में तो किया ही जाता है। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत, उनके क्षेत्र में लामा का उपयोग भी इसी तरह से होता है, जैसे कि तिब्बत में याक का उपयोग होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपको, लामा जो होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? एंडीज पर्वत में, साउथ अफ्रीका, और तिब्बत में याक का उपयोग होता है। इसी तरीके से प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारी जब भारत आते थे तो उन्हें महीने लग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे समुद्री मार्ग और थल मार्ग दोनों ही मार्गों में काफ़ी विकास हुआ, और जैसे जैसे हवाई मार्ग का भी विकास हुआ तो आज यूरोप से भारत आने में सिर्फ 6 से 8 घंटे का ही समय लगता है। परिवहन के टोटल 4 साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। इस बात को याद रखें, आगे क्वेश्चन आएगा। अगर भारत में मार्गों की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग हैं भारत में। इसके अलावा भारत में आजकल एक्सप्रेस वे भी बनते हैं। भारत की एक परियोजना है स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, देश के चारों दिशाओं में 4 जो महानगर हैं, इन चारों को जोड़ती हुई स्वर्ण चतुर्भुज जो योजना है वो भारत में बनी हुई है। सबसे पहले बात करें सड़क मार्ग के बारे में। अगर कम दूरी का यातायात है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग का ही यूज होता है। सड़कें पक्की भी होती हैं और कच्ची भी होती हैं। मैदानी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि सड़कें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं, और जो मरुस्थल, वन या फिर पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर सड़कें कम मिलती हैं। भारत का जो सबसे ऊंचा सड़क जो मार्ग है वो है हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। आपने बहुत सारे शहरों में देखा होगा, मुंबई, कोलकाता जैसे भूमिगत सड़कें भी आपको मिलेंगी, यानी कि भूमिगत मार्ग होता है जिसे सब वे बोला जाता है। फ्लाईओवर जो कि ऊपर से और उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, रोड के ऊपर से होते हैं फ्लाईओवर। अगला है रेल मार्ग। अगर बहुत ज़्यादा सामान ले जाना है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाना है तो रेल मार्ग आवागमन का एक अच्छा साधन है, जिसमें आप अधिक सामान और सड़क के मार्ग की अपेक्षा अधिक तीव्रता से ले जा सकते हैं। जब से भाप के इंजन की खोज हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, तब से धीरे धीरे रेल परिवहन का विकास होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे रेल परिवहन दिनों दिन विकास करता जा रहा है। भाप के इंजन के बाद डीजल और बिजली के इंजन आ गए, जिन्होंने भाप के इंजन का स्थान ले लिया। उसके बाद सुपरफास्ट रेलगाड़ियाँ आ गई तो और स्पीड हो गया। आजकल आप देखते हैं बुलेट ट्रेन भी आती है, जापान में चलती है, तो उनसे रेल मार्ग है वो और भी स्पीड से बढ़ रहा है। रेल मार्ग का विकास और भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन रेल मार्ग का भी वही सड़क वाला सीन है कि मैदानी भागों में तो रेल मार्ग बहुत ही ज़्यादा मिलता है, रेलों की पटरियाँ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। लेकिन अगर जो दुर्गम क्षेत्र को देखेंगे, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर रेल मार्ग बनाना इतना ईजी नहीं है। आजकल बनाया जाता है लेकिन उनकी संख्या मैदान की अपेक्षा कम है। चाइना में जाइनिंग से लेकर के ल्हासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, उसके बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। इस चित्र को आप देखिए, और जिसका सबसे ऊंचा बिंदु है समुद्र तल से 5072 मीटर। तो उतनी ऊंचाई पर भी रेल मार्ग को चलाया गया है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित और यह एशिया में सबसे बड़ा है। उसके अलावा विश्व में एक और सबसे लंबा रेल मार्ग है, वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये रूस में है। रूस के पश्चिमी भाग में सेंट पीटर्सबर्ग है और इसके पूर्वी भाग में यह है व्लादिवोस्तोक। इन दोनों को जोड़ते हुए यह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो इसे भी आप याद रखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है रूस में। अब बात करते हैं जल मार्ग के बारे में। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सामान ले जाना है तो सबसे अच्छा साधन है वो है जल मार्ग। जल मार्ग सबसे ज़्यादा सामान ले जाने के लिए सबसे सस्ता साधन है। जल मार्ग भी 2 प्रकार का होता है, एक तो है अंतर्देशीय जल मार्ग और एक है समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय में हम अपने देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों से या अलग अलग
शहरों को जोड़ते हैं नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा, और जो समुद्री मार्ग है वो एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है। अगर देखा जाए जो मुख्य अंतर्देशीय जलमार्ग में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जलमार्ग है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, इसमें अंतर्देशीय जलमार्ग काफ़ी विकसित है। और अगर दूसरे समुद्रों के जलमार्ग के बारे में बात करें तो जो जलमार्ग हैं वो बड़े बड़े पत्तनों यानी कि पोर्ट से जुड़ते हैं, जैसे कि भारत में मुंबई पोर्ट है, विशाखापट्टनम है, कोच्चि है, चेन्नई है। ऐसे ही एशिया के कुछ मुख्य पोर्ट हैं सिंगापुर, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन और केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। तो इस तरीके के बहुत सारे पोर्ट हैं जो कि एक देश से दूसरे देश को जोड़ते हैं। अब वायुमार्ग, 20वीं सदी में वायुमार्ग का विकास होना आरंभ हुआ था और वायुमार्ग परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है, लेकिन इसमें जो ईंधन है उसकी लागत ज़्यादा होने की वजह से ये महंगा है। वायुमार्ग को कोहरा और तूफान इस तरीके के जो फैक्ट हैं इसको प्रभावित करते हैं, लेकिन ये यातायात का ओनली एक इकलौता ऐसा साधन है जो कि सबसे अधिक कठिन जगह पर आदमी को पहुंचा सकता है, जहां पर आप सड़क से और रेल मार्ग से नहीं जा सकते हैं। और बहुत सारे संकटकालीन समय में जब बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, उस समय राहत बचाव के लिए और जो भूखे लोगों को भोजन और सामान, आवश्यकता वाला सामान पहुंचाने के लिए वायुमार्ग का जो साधन है वो बहुत ही काम आता है। जैसे पानी या जल मार्ग के लिए पत्तन या पोर्ट होते हैं, ऐसे ही वायुमार्ग के लिए एयरपोर्ट होते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा, ये कुछ मुख्य एयरपोर्ट्स के नाम हैं। परिवहन के चारों साधन है उनके बारे में आपको मालूम चला। संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन, यानी कि कोई सूचना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना बोला जाता है संचार। दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया को बोलते हैं संचार। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे संचार के साधनों में भी काफ़ी डेवलप हुआ है। अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो पहले एक इंसान दूसरे इंसान को कोई भी मैसेज देता था, लेकिन धीरे धीरे समाचार पत्र आए, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, आजकल के समय में मोबाइल्स हैं और संचार की वजह से सैटेलाइट्स भेजे गए हैं। उनकी वजह से हमें पहले से मालूम चल जाता है कि कहाँ पर कोई अगर आपदा आने वाली है, तेल की खोज करना हो, वनों का सर्वेक्षण करना हो, भूमिगत जल का पता करना हो, खनिज संपदा के बारे में मालूम करना हो, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी, ये सभी सैटेलाइट के द्वारा आजकल हम पता कर लेते हैं। तो ये सभी संचार का एक विकसित रूप है। उसके अलावा इंटरनेट के आने से इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल भेज सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये सभी संचार में धीरे धीरे जो विकास हुआ है उसी का एक रिजल्ट है। अभी यहाँ पर इस चित्र में आप देखिए विश्व या फिर पूरे विश्व के कुछ प्रमुख समुद्र और हवाई पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स या फिर पोर्ट। जैसे यहाँ पर आप भारत में देखेंगे तो चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है और श्रीलंका में कोलंबो है, पाकिस्तान में कराची है, दिल्ली है। तो इस तरीके के जो मुख्य पोर्ट हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन्हें आप विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप देखिए और खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए चैप्टर को पढ़ने के बाद। परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं आपको मालूम है? रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायुमार्ग। बस्ती से आप क्या समझते हैं? बस्ती जहाँ पर धीरे धीरे करके लोग बसना आरंभ कर देते हैं। बस्ती स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की होती हैं। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है? खेती करना और ग्रामीण गाँव में जो अलग तरीके के घर होते हैं उन घरों को बनाना। रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताएं। तो रेल मार्ग से आप तीव्रता से एक स्थान से दूसरी जगह जा सकते हैं और बहुत सारा सामान सड़क मार्ग की अपेक्षा और आसानी से जा सकता है। संचार क्या है? कोई भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया संचार है। और जनसंपर्क माध्यम क्या है? जब धीरे धीरे करके एक मनुष्य से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके जो जनसंपर्क होता है उसे बोलते हैं जनसंपर्क माध्यम। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट होता है तो बताइए, बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव्स हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगले चैप्टर को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।